हाँ जी बच्चों, देखो अभी हम लोग देखेंगे एक छोटा सा पार्ट वेव ऑप्टिक्स में विच सेज अबाउट द नेचर ऑफ सोर्सेज। इंपॉर्टेंट क्यों है पहले वो समझो, क्योंकि यहां देखो हम लोग को इंटरफेरेंस देखना होता है। दो वेव मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव अकॉर्डिंग टू पार्ट डिफरेंस। मतलब पार्ट डिफरेंस हम लोग कहां से निकालते थे? एंगल का डिफरेंस। तो दोनों वेव का एंगल का क्या है? तो हम लोग को स्टार्टिंग में ये भी ढूंढना पड़ेगा जो वेव निकला है उसके स्टार्टिंग का एंगल क्या है। ठीक है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सोर्स को स्टडी कर लेते हैं जिससे लाइट बाहर आएगा उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि जैसे कोई बल्ब हो गया, वहां से जो लाइट बाहर आता है कैसे होता, क्या है बल्ब में? सोर्स ऑफ लाइट तो है, बल्ब है, लाइट बाहर आया, तो बल्ब के इनसाइड में एक्चुअली हुआ क्या? कैसे लाइट बना कैसे? देखो सिंपल से एक फंडा है, लाइट बोले तो रेडिएशन। तो कहीं से भी रेडिएशन आने का सिर्फ एक ही मेथड है जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूम रहा था, उसको कुछ एनर्जी मिला, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। जब हायर एनर्जी स्टेट में चला गया तो पता चला पुराना घर अच्छा था, तो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो कुछ एनर्जी बाहर निकालता है, वो एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ वेव या रेडिएशन, और वही रेडिएशन निकलता है। तो लाइट के केस में क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट बल्ब के केस में वो जो वेवलेंथ निकालेगा या जो फ्रीक्वेंसी निकालेगा, एनर्जी जो रिलीज किया उसका, वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन का पार्ट होगा। ठीक है, विजिबल रीजन के अंदर आएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे दैट्स लाइट। ठीक है, तो जो वेवलेंथ निकाला उसके कलर के अकॉर्डिंग वो वेवलेंथ, वो लाइट हो गया। अगर मान लो व्हाइट लाइट है तो मतलब ऑल 7 प्लग्स निकालते होंगे। अब देखो होता क्या कि सपोज हम लोग क्या किए, एक बल्ब सेलेक्ट किए। देखो अब इस पूरे प्रोसेस को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक बल्ब सेलेक्ट किए, इस बल्ब के अंदर एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया। बैटरी कह सकते हो या डायरेक्ट प्लग लगा के इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट दे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जैसे हम लोगों ने इसको एनर्जी दिया, ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने इसको एनर्जी दिया तो एनर्जी लेके ये सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे। कुछ ऊपर गया, कुछ नीचे गया, ऊपर नीचे, जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और वाइब्रेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स मिला इलेक्ट्रॉन्स को, वो हायर एनर्जी लेवल पे गया, और फिर वो रिटर्न होगा, तो रेडिएशन बाहर निकालेगा। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स का सिलेक्शन वैसा करते हैं कि जो रेडिएशन बाहर निकलेगा एनर्जी डिफरेंस की वजह से वो विजिबल रीजन में आए। चुन चुन के उन मॉलिक्यूल्स को खोज के लाए, वही जगह डाले हम लोग, मतलब वैसा मटेरियल से सिंथेसाइज किए हम लोग, वैसा मटेरियल ही सेलेक्ट कर लिए। अब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स जो ऑसिलेट कर रहा है, इनके ऑसिलेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अपनी जगह से ऑसिलेट करना चाह रहा है, ऊपर गया नीचे गया, जस्ट लाइक एसएचएम। दूसरे मॉलिक्यूल का मोशन भी एसएचएम। अब ये एसएचएम करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या एसएचएम की है। ठीक है, जैसे ये हो सकता है सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ सिस्टमैटिक ऑर्डर में डांस कर रहे हो, मतलब ग्रुप में प्रैक्टिस किया, सब एक आदमी हाथ उठाया तो सब एक साथ हाथ उठाया, एक आदमी टांग उठाया दूसरा भी टांग उठाया, मतलब कोरस जिसको कह सकते हो, सिंक में, सिंक्रोनाइज्ड वे में कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ सब लोग सिंक्रोनाइज्ड वे में कर रहे हैं डांस। ठीक है, और दूसरा वाला कहीं कोई गाना बज गया, शादी वाला डांस, सब कोई टांग कर हाथ, रैंडम डांस। तो मॉलिक्यूल्स के साथ भी तो वही कहानी है, वाइब्रेट तो सबको करना है, सबका मोशन ऊपर नीचे ऑसिलेट करना है। तो अगर हम लोग वैसे मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करते हैं जो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे सिंक्रोनाइज्ड वे में, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स मीन पोजीशन पे ही थे, सब एक साथ हाईएस्ट पॉइंट पे गया, सब एक साथ नीचे आया, सब एक साथ यहां नीचे जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन, और फिर ऐसे गया। तो ऐसे ऑसिलेशन करने से क्या होता है, एक वेव जनरेट होता है। ठीक है, और ये जो वेव जनरेट होगा उसको आप डायग्राम में भी दिखा सकते हो। देखो जैसे कॉपी में कीजिएगा, देखो जैसे ये एक नोटबुक हो गया। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो एक वेव तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसी कॉपी को अगर हम लोग ऐसे लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तो ये देखो ऐसा वेव जैसा बन रहा है कि नहीं। तो दिस मॉलिक्यूल्स कैन मूव
दिस वे, मॉलिक्यूल्स अपना ऑसिलेशन, बट वेव तो बन गया एंड द वेव इज गोइंग। तो मॉलिक्यूल्स को ऑसिलेशन की वजह से भी हम लोग कह सकते हैं एक वेव बनेगा। लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो निकालेंगे एम्पलीट्यूड तो सेम था, सब सिस्टमैटिक वे में निकालेंगे कि नहीं? तो मॉलिक्यूल्स को ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग सोर्स को हम लोग दो कैटेगरी में डालते हैं। एक का नाम कहलाता है कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। इस सोर्स में क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट तो करेंगे, लेकिन सब एक साथ सिस्टमैटिक वे में ऊपर नीचे जाएंगे, जैसे प्रैक्टिस किए हुए हो, ठीक है। तो सब एक साथ ऊपर गए नीचे गए, तो मतलब सबका एंगल सेम। एंगल सेम का हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंगल के लिए, फेज। ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेट विथ सेम फेज। तो यहां हम लोग कहते हैं व्हेन ऑल source particles oscillate with same phase। जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका ऑसिलेशन होगा और सभी लोग एक साथ एक ही फेज में ऑसिलेट करेंगे, मतलब सब मीन से एक साथ ऊपर, सब एक साथ ऊपर से नीचे, इस टाइप का ऑसिलेशन हुआ तो नाम, सोर्स का नाम कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो इस टाइप के जो सोर्सेज होते हैं वो इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, महंगे मिलते हैं। मतलब लेजर लाइट देखे हो, एक हीलियम नियोन लेजर होता है, ठीक है, तो ये सब महंगे आते थोड़े, ठीक है, उसमें हम लोग ऐसा सिंक्रोनाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स समझ में आ गया, सब सिस्टमैटिक वे में निकालेंगे। अब यहाँ एक और चीज साथ में ध्यान देना है, दैट इज रिगार्डिंग इंटेंसिटी। हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े ना, I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर था। तो दो इंटेंसिटी I नॉट मिलेगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्स 4 I नॉट मिलता है। वो सब तो फंडा देखे, वो सारे फंडे जो हम लोग देखे हैं वो सारे एप्लीकेबल कोहेरेंट सोर्स में ही हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स में जो इंटेंसिटी है, दिस I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे I का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए नेट, दैट A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और उसी तरह से I का मिनिमम वैल्यू A1 माइनस A2 का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये फंडा समझ में आ गया? हाँ, मतलब जो इंटेंसिटी वाली कहानी बने वो वैलिड किसके लिए है? कोहेरेंट सोर्स के लिए। एक और नाम कहलाता है इनकोहेरेंट सोर्स। देखो, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, सब ऑसिलेट किया, जैसे शादी वाला डांस होता है, गाना बज गया, सब रैंडम अपने अपने डांस किए, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं, कोई सिंक्रोनाइजेशन। तो हर पार्टिकल का मोशन अनसिस्टमैटिक, कोई मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, कोई मीन पोजीशन नीचे, कोई एक्सट्रीम इंड से नीचे जा रहा है, कोई नीचे वाले इंड से ऊपर, अनसिस्टमाइज्ड। तो अगर किसी सोर्स में मॉलिक्यूल्स का मोशन अनसिस्टमाइज्ड हुआ, मतलब फेज सबका सेम कि सबका अलग अलग, अलग अलग डिफरेंट फेजेस वाले ऑसिलेट किए, तो वैसे सोर्स का नाम इनकोहेरेंट सोर्स। डेफिनेशन, when particles of source oscillate with different phase angles, ठीक है। तो जब डिफरेंट फेज एंगल्स होगा तो नाम इनकोहेरेंट सोर्स। तो इसके एग्जांपल, नॉर्मल जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं,
20 watt, 10 watt bulb, CFL, tube lights, these are all incoherent sources. ठीक है, मतलब हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट में जो भी यूज करेंगे, ठीक है, S1 S2 जो भी लेंगे हम लोग, जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे, उन सब के लिए हमेशा हम लोग कोहेरेंट सोर्स ही लेते हैं। ठीक है, इनकोहेरेंट नहीं लेते हैं। तो इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, इसमें सिंपल एडिशन होता है। सिंपल एडिशन बोले तो एक बल्ब का इंटेंसिटी आई नॉट, तो 2 बल्ब लगाएंगे तो इंटेंसिटी 2 आई नॉट, 5 बल्ब लगाएंगे तो 5 आई नॉट, सिंपल प्लस। और कभी भी मैक्सिमम मिनिमा का फॉर्मेशन यहां नहीं होता है। I net is given by I1 plus I2 plus I3 so on। सोर्सेस के नेचर में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, अभी समझ में आ गया? स्टॉप कर दीजिए।